नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है सत्यम और आज हम बात करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में। एक ऐसा टूल जो ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में सबसे पावरफुल और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर माना जाता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं सीखने की या आप बिल्कुल ही नए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर इलस्ट्रेटर है क्या? तो इलस्ट्रेटर एक सॉरी इलिस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब होता है कि ऐसी इमेज जो रेजोल्यूशन खोए बिना कितनी भी बड़ी या छोटी की जा सकती है। अभी इसी की जगह पे अगर आप एक कोई नॉर्मल इमेज लेके उसको स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे तो वो अपना साइज पूरा का पूरा खो देती है। तो उसी जगह पे अगर आप एक वेक्टर इमेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कितना भी आप बड़ा या कितना भी छोटा कर सकते हैं बिना उसके क्वालिटी को खोए। तो ये होता है अपना वेक्टर का मतलब। और अब इसका इस्तेमाल आप लोगो डिज़ाइन, इलिस्ट्रेशन, पोस्टर्स, टाइपोग्राफी, इन्फोग्राफी बनाने के लिए भी कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये आप स्क्रीन मेरे सामने देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़रूरी पार्ट है आपका न्यू फाइल। तो जैसे ही आप इलिस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अभी आपको सिंपली न्यू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो कि है आपका प्रीसेट डिटेल्स पैनल। तो अभी यहाँ पर आप प्रीसेट चूज भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रीसेट चाहिए, जैसे कि से मोबाइल है, वेब है, प्रिंट है, फिल्म एंड वीडियो है, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन है। तो सिंपली आपको जिस किसी भी प्रीसेट के ऊपर अगर आपको कुछ आर्ट वर्क वगैरह बनाने के लिए चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से जाके उसका प्रीसेट क्विकली चूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं बैक रिसेंट की तरफ और देखते हैं प्रीसेट डिटेल्स के बारे में। तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको आपके जो भी आप आर्ट वर्क बनाने वाले हैं इसका नेम मिलेगा, आपका फाइल नेम एक तरह से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट। उसके आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इस फाइल का आपको साइज मिलेगा कि आपको आर्टबोर्ड क्या साइज का चाहिए। तो यहाँ पर इसका विथ है, यहाँ पर इसका हाइट है। उसके जस्ट बाजू में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको उसका यूनिट्स मिलेंगे कि आपको किस यूनिट्स में ये चाहिए। तो मैं मिलीमीटर ही रखता हूँ, बट यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन है जैसे पिक्सल, पॉइंट्स, इंचेस, फीट एंड इंचेस, मिलीमीटर वगैरह वगैरह। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आप चूज कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो आपको दिखेगा ओरिएंटेशन। अब यहाँ से आप क्या है इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं कि आपको फाइल वर्टिकल चाहिए या फिर आपको हॉरिजॉन्टल में आपका आर्टबोर्ड जो है वो चाहिए। और यहाँ से आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको कितने आर्टबोर्ड्स चाहिए। और उसके नीचे आपको मिलेंगे कुछ एडवांस ऑप्शंस जैसे कि आर्टबोर्ड की ग्लीड, आर्टबोर्ड का कलर मोड। अभी कलर मोड में क्या है कि आप यहाँ पर आपको दो तरीके के कलर मोड दिखेंगे, आरजीबी कलर, सीएमवाई के कलर। जिसमें जो आरजीबी कलर है ये आपका ओनली वेब बेस्ड कलर मोड होता है। जब कभी भी आपको कोई भी चीज़ बनानी है या मान लीजिए लोगो बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए जो वेबसाइट पे यूज़ होगा, या कुछ भी वेबसाइट से रिलेटेड पोस्टिंग चीज़ बना रहा है तो उसको आप आरजीबी मोड में बनाएंगे। वहीं अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं तो वो यूजुअली आपका सीएमवाई के कलर मोड में जाएगा। तो शुरू करते हैं एक न्यू आर्टबोर्ड बनाने के साथ। तो अभी अभी आप इलिस्ट्रेटर खोलते हैं तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मगर घबराइए नहीं, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे ऊपर जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हेडर, जिसमें आपको आपका फाइल्स के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो कुछ भी ऑप्शन अगर आपको कोई कहीं खोजना है और जो आपको नहीं मिल रहा है तो वो यहीं पर ही आपको इन ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा। उसके नीचे आता है आपका कंट्रोल बार। अभी ये इलिस्ट्रेटर का सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट या जिस भी तरह की चीज़ें सिलेक्ट करते हैं ये आपका कंट्रोल बार उस हिसाब से चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से ही आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है, जिसमें आप चेंजेस करके आ,
अपनी फाइल्स को ईज़िली मॉडिफ़ाई या फिर आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे ही यहाँ पर टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर अभी इसके ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं, जहाँ पर ये अभी स्ट्रोक और उसके बाद आपका कैरेक्टर, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज़, पैराग्राफ्स, ये सारी चीज़ें शो करने लग रहा है जैसे ही मैं कैरेक्टर अपना कैरेक्टर्स वाला टूल यूज़ करता हूँ, टाइप टूल यूज़ करता हूँ। अब इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट टैब। ये सिंपल सी चीज़ है, आप जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे यहाँ पर ये आपको वो डॉक्यूमेंट शो करेगा। सिंपल एंड ईज़ी, बिल्कुल। तो उसके बाद चलते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपकी है टूल पैनल। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप अपना माउस ऊपर लेके जाते हैं किसी भी टूल के और उसको थोड़ी देर के लिए हवर करेंगे, तो ये आपको उस टूल का नाम, उस टूल का शॉर्टकट और उस टूल की एक सिंपल वीडियो दे देगा, जो आपको ये दिखाएगा कि आप ये टूल नॉर्मली करता क्या है। अभी इसी तरह से अगर आप चाहें तो सारे के सारे टूल्स पे हवर करके एक बार देख सकते हैं कि ये टूल्स एक्चुअली में करते क्या हैं और उनका शॉर्टकट्स वगैरह क्या है। अभी टूल बार के जस्ट राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पैनल्स। यहाँ पर आपको आपके सारे ज़रूरी पैनल्स मिलेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज पैनल, लेयरिंग पैनल, कलर पैनल, आपके पैथ फाइंडर पैनल। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लेफ्ट राइट हैंड साइड पे इसके पैनल्स में मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ ये डिफरेंट लगती है तो आपको सिंपली जाना है सबसे टॉप पे। यहाँ पर आप देखेंगे इस पे लिखा आएगा स्विच वर्क स्पेस। तो सिंपली आप ये स्विच वर्क स्पेस पे क्लिक करके यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, जो कि बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एसेंशियल क्लासिक्स पे जाएं। और एक और प्रो टिप टूल्स को लेके, हमेशा टूल्स का शॉर्टकट हमेशा टूल्स का शॉर्टकट याद रखें। ये आपके काम को काफ़ी इजी बना देता है और आपकी स्पीड बढ़ा देता है कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह बनाने के लिए। तो अभी सबसे बॉटम में जो ये बार देख रहे हैं आप, ये सबसे बॉटम वाली बार कहलाती है इसका स्टेटस बार। या नॉर्मली आपको इसका जो भी स्टेटस है, जो भी टूल्स आप सिलेक्ट करके रखे हैं, आपने कितना जूम कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं टूल्स के बेसिक नॉलेज के साथ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपना रेक्टेंगल के साथ। तो हम लेते हैं नॉर्मली रेक्टेंगल टूल को, जिसके लिए आप या तो शॉर्टकट की एम दबा सकते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ जाके इसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अभी नॉर्मली आप जिस राइट क्लिक एंड ड्रैग करके आप जो चाहें, जितना चाहें, जैसा रेक्टेंगल चाहें वैसा बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप इस पर सिंपली लेफ्ट क्लिक करके आप जो भी साइज का आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं उसकी वैल्यूज यहाँ पर डाल के, जैसे मान लीजिए मुझे 40 mm बाय 40 mm का एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं सिंपली 40 mm बाय 40 mm का एक रेक्टेंगल इस तरह से बना लेता हूँ। अभी रेक्टेंगल टूल के साथ अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो जहाँ भी जिस भी टूल के अंदर आपको एक छोटा सा एरो नीचे की तरफ दिखता है, अभी इसमें क्या है, नॉर्मली आप क्लिक एंड होल्ड करके देख सकते हैं ये आपको कुछ उससे रिलेटेड सिमिलर टूल्स ओपन करके देगा। तो अभी यहाँ से आप चाहें तो रेक्टेंगल पे मैं क्लिक एंड होल्ड करता हूँ तो मुझे रेक्टेंगल और उसके बाद आपका राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगन, स्टार वगैरह वगैरह आपको टूल सारे दे देता है। तो हम एलिप्स टूल लेके अभी एक सर्कल और क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो रहा आपका नॉर्मल रेक्टेंगल और शेप टूल्स। अभी हम चलते हैं सिलेक्शन टूल्स की तरफ। तो अभी आप यहाँ देखेंगे आपके पास दो सिलेक्शन टूल होंगे। एक नॉर्मल सिलेक्शन टूल जो ब्लैक सिलेक्शन टूल भी बोला जाता है नॉर्मली डिज़ाइन इंडस्ट्री में, और दूसरा आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि रहेगा वाइट सिलेक्शन टूल। तो अभी आप नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है या उसका सिंपली मूव करने के लिए या उसको रोटेट करने के लिए आपको नॉर्मली ये सिलेक्शन टूल की मदद लेनी पड़ेगी। अभी आप क्या अपने माउस को थोड़ा भी कॉर्नर्स के पास जाके अगर हवर करते हैं तो
आपका जो माउस कर्सर है वो कुछ इस तरह से कर्व डबल एरोज में चेंज हो जाएगा, जो कि आपका इस इस चीज को रोटेट करने के लिए मदद करेगा। अभी यहीं पर ही अगर आप अपने माउस कर्सर को यहीं पर ही आप अगर अपने माउस कर्सर को इसके बिल्कुल कोने पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके अगर आप इसको कोने पे लेके जाते हैं तो आपको सिंपली एक स्ट्रेट डुअल एरोज वाला एक माउस कर्सर चेंज होगा। अभी इससे क्या है ना, आप अपने जो भी आपका शेप है उसको छोटा या बड़ा आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी चलते हैं सिलेक्शन टूल के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ। तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने में आपकी मदद करता है सिंपली। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे इस रेक्टेंगल के जो कोने हैं मुझे उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेना है, ये मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल की तरफ इसकी मदद से नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही लगेगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये कोना है, मुझे इस कोने को थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेना है, तो मैं ये अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद चलते हैं अपना पेन टूल की तरफ। तो पेन टूल आपका एक थोड़ा एडवांस टूल में आ जाता है। अभी पेन टूल क्या है, आपका कस्टम शेप्स और पैथ बनाने में मदद करता है, थोड़ा एडवांस है लेकिन पावरफुल भी। तो अभी जैसे मान लीजिए मुझे एक ट्राइंगल ही बनाना है, तो माफ करना, ट्राइंगल थोड़ा सा मैसअप हो गया है। तो जैसे मान लीजिए मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, तो मैं वो इसकी मदद से एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। अगर मुझे कुछ कस्टम शेप्स बनाना है, मान लीजिए मुझे ट्राइंगल के साथ साथ उसमें कुछ वेव्स चाहिए, तो मैं बेसिकली इसको लेके आ, देख सकते हैं इसके इससे कर्वेचर वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा एडवांस चीज़ है ये, तो आप धीरे धीरे चल के प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही उसको समझने लगेंगे और उससे मतलब अपने हिसाब से कस्टम शेप्स वगैरह तैयार कर पाएंगे। अभी पेन टूल के साथ अभी पेन टूल के बाद अपन चलते हैं टेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि आपकी टाइपोग्राफी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है। तो मुझे इनमें से कुछ चीज़ें हटा देनी चाहिए। सिंपली आप सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाएंगे तो आप यहाँ से इन शेप्स को सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी में आप देखें तो सिंपली आप टाइप टूल को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग एंड होल्ड करेंगे तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, जहाँ पर आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो कुछ भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर ला के टाइप कर सकते हैं इस तरह से। और यहीं पर ही आपको इसके ऑप्शंस मिलेंगे, इससे रिलेटेड मिलते जुलते ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप कंट्रोल बार के ऊपर देख ही सकते हैं। अगर आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, जैसे मान लीजिए अभी आपका जो टेक्स्ट है, ये आपका टेक्स्ट एक तरह से साइड में आ रहा है ये टेक्स्ट बॉक्स के, आपको इसको सेंटर में चाहिए तो वो आप ऊपर से ही अपना कंट्रोल बार से इन चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। तो ये रहा आपका टेक्स्ट टूल बार, जिसकी मदद से आप जो टेक्स्ट चाहें वो टेक्स्ट डाल सकते हैं अपने आर्टवर्क के अंदर। अभी बढ़ते हैं अपन पैनल्स की तरफ, तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी पैनल से। अभी आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये रहा अपना प्रॉपर्टी पैनल। बेसिकली ये करता क्या है, ये आपको आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे यहीं से ही आप इसका देख सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्म्स करके ऑप्शन आ रहा है। अभी इसके अंदर आपको इसकी विड्थ और हाइट शो कर रहा है। अभी आप चाहो तो यहीं से ही इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए। उसके बाद आपको इसकी अपीयरेंस भी दिख रही है कि इसमें स्ट्रोक क्या आ रहा है, इसकी ओपेसिटी क्या है, इसमें फिल कलर कौन सा डला हुआ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको इसके अलाइन टूल भी मिलेंगे, जिससे आप सिंपली अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अलाइन टूल की मदद से आप उनको एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं और वाइस वर्सा। तो आपका प्रॉपर्टी पैनल्स के बाद आता है आपका लेयरिंग पैनल। अभी लेयरिंग पैनल में क्या है, जैसे मान लीजिए ये दो, एक सर्कल और एक ट्राइंगल टाइप का कुछ जो है। अभी मुझे ट्राइंगल को ये सर्कल के पीछे लेके जाना है, मगर मैं ऐसे तो लेके जा नहीं सकता।
सिंपली क्या होता है, आप इसको लेयर्स की मदद से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वाले स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और अपने इक्लिप्स के पीछे लेके चला जाता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि अपना जो ट्राइंगल है वो इलिप्स के पीछे जा चुका है। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को आगे पीछे करने के लिए आप लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप एक डेप्थ इफेक्ट दे सकते हैं अपने एक आर्ट वर्क के अंदर, जहाँ पर आपको डिजाइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन जाएगी आगे चल के। तो सिंपली आपको कुछ भी, किसी का भी अगर आपको उनका अपीयरेंस आगे या पीछे एक दूसरे से दिखाना है, उनमें एक डेप्थ देनी है, तो आप सिंपली लेयर्स टूल का मदद ले सकते हैं। अभी चलते हैं कलर्स की तरफ। तो आप कलर्स पैनल में जाके आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप जो कलर चाहें आप वो कलर यहाँ से डाल सकते हैं। आप इसके ऑप्शंस खोलेंगे तो आप को इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर मोड्स भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी उनको मोड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें एक रेड रेडिश टाइप का एक कलर देना है, तो वो हम कलर पैनल में यहाँ से उसकी मदद से हम ये चीज़ कर सकते हैं। अभी कलर पैनल के बाद बढ़ते हैं अपना टाइपोग्राफी पे। तो यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर करके पैनल मिलेगा। अभी ये कैरेक्टर पैनल के अंदर क्या है, ये आपको जो भी आपने टाइप किया है, जो भी आपको कंटेंट इसके अंदर डालना है टेक्स्ट रिलेटेड, अभी उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो यहीं पर मिलेगी। जिसमें आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फॉन्ट दिखा रहा है, आपको फॉन्ट टाइप भी दिखाता है, आपको फॉन्ट स्टाइल भी दिखाता है कि फॉन्ट का स्टाइल क्या है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको नॉर्मली कैरेक्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसका फॉन्ट साइज क्या है, इसकी लीडिंग क्या है वगैरह वगैरह। तो आप ये चीज़ें भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये तो रहा आपका कैरेक्टर पैनल। अभी कैरेक्टर पैनल के बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट बेसिक्स कैटेगरी के लिए। एक जो लास्ट पैनल है अभी के लिए, वो रहेगा आपका पैथ फाइंडर। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ ना मिले तो आपको सिंपली ऊपर जाना है विंडोज़ में। ऊपर से आप देखेंगे तो ये विंडोज़ में आपको सारे के सारे पैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। कई बार अगर आप जब इलस्ट्रेटर को पहली बार ओपन करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस वहाँ दिखते नहीं है, तो आप सिंपली विंडोज़ में जाके यहाँ से आप ये सारे के सारे ऑप्शंस निकाल के इनको दोबारा यहाँ पर ला सकते हैं अपने पैनल्स में। तो आप सिंपली ओपन करेंगे पैथ फाइंडर पैनल। अभी पैथ फाइंडर पैनल क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल और ये एक इलिप्स है अपने पास, सर्कल टाइप का है। तो अभी मुझे इन दोनों को, मान लीजिए कि मुझे इन शेप्स को कंबाइन करना है, जोड़ना है। मैं सिंपली पैथ फाइंडर की मदद से ये चीज़ कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अगर मुझे इस शेप को इस शेप से देखिए माइनस करके कुछ करना है, कि मान लीजिए मुझे ये शेप जो है, इतना इतना शेप ये शेप में से काटना है, तो मैं सिंपली इन दोनों शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से ये टूल की मदद से माइनस फ्रंट करके अपन काट सकते हैं, तो ये इस तरह का कुछ शेप निकल आएगा। अभी ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क ही है। अभी आप इसको खुद से अपने हिसाब से देख के अलग अलग चीज़ें ट्राई करके आप देख सकते हैं कि ये पैथ फाइंडर एक्चुअली करता क्या है। अगर बेसिकली ये दो ऑब्जेक्ट्स को जॉइंट, कंबाइंड, माइनस या फिर ऐसा ही कुछ मिलता जुलता चीज़ें को करने के लिए काम में आता है, तो पैथ फाइंडर टूल भी आपका काफ़ी काम में आने वाला टूल है आगे चल के। जब आप एक एडवांस लेवल पे जाते हैं तो इस टूल का इस्तेमाल आपको लगभग हर एक बार करना होता है, सिंपली आपके ऑब्जेक्ट्स को एक डिफरेंट अपीयरेंस देने के लिए। तो पैथ फाइंडर टूल्स के बाद साथ ही हम हाँ सॉरी, पैथ फाइंडर पैनल के साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर बिगिनर गाइड। उम्मीद उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और और आपको शुरुआत करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अगर आपको इलस्ट्रेटर से क्या बनाना चाहते हैं, और एक ऐसी ही डिज़ाइन ट्यूटोरियल के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।